वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट कंफ्यूज कर रही है, राइट? काफ़ी देर से कर रही है। फ्राइडे को तो खूब करा, मंडे और ट्यूसडे को भी करेगी, ये भी और करेगी। कारण है उसके लिए ग्लोबल इवेंट्स लाइंड अप हैं और उसका इंतजार कर रही है मार्केट अभी कुछ बड़ा करने से पहले। हालांकि एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो चल रही है वो ये कि शायद फेड रेट कट कर देगा और इसकी वजह से मार्केट में एक बढ़त आएगी। जो बढ़त है वो हमारे यहाँ पे पहले ही उसकी एंटीसिपेशन में आ गई है। ये जो आपने बड़ा वाला मूव देखा, आप मूव जो कि हमारे फिर से न्यू हाई को बनाकर 25,388 वाला क्लोजिंग जो आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, जो कहानी चल रही थी ग्लोबल रिसेशन की, जो कि अभी भी कायम है, बट साथ में जो फेड का रेट कट है वो एक अच्छा सेंटीमेंट लेके आया मार्केट में। और ये असल में डिसीजन कब आना है? ये वेडनेसडे को आना है। सो उसके वेट में मार्केट बैठेगी। अगर डिसीजन कहीं नहीं आया और रेट कट नहीं हुआ तो मार्केट पलटती हुई भी नजर आ सकती है आने वाले टाइम में। सो कॉशियस रहेगा। और हालांकि अभी जो दिख रहा है डेटा के साथ वो ये दिख रहा है कि मंडे ट्यूसडे थोड़े टाइट डेज रहेंगे, मार्केट को थोड़ा साइडवेज रखा जाएगा और ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा और ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ही आसान होगा। कोई सी भी ऑप्शन कभी भी किसी भी टाइम पे बेचे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, वो जल्दी ही पैसा प्रॉफिट देगी अगर सेलर है तो। बायर्स प्लीज बी वेरी कॉशियस। बाकी समझते हैं डेटा के साथ क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। इसके अलावा अपना कैंडलस्टिक वाला वीडियो भाई जो सीरीज चल रहा है उसको सिखाया है, काफ़ी अच्छा रिव्यू आप लोगों ने दिया, थैंक यू सो मच। सबने कहा कि बहुत आसान शब्दों में सिखा रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया भाई, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, प्लीज यूज इट। उसका भी एक रिकैप करेंगे आज ही के वीडियो में, छोटा सा शॉर्टकट में, और उसके बाद फिर डेटा को इवेल्युएट करते हुए और जो ग्लोबल इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो प्लान्ड हैं वेडनेसडे को, वो कौन कौन से उनकी बात करेंगे। और मंडे को अपना भी WPI डेटा आने वाला है और इटली का इन्फ्लेशन डेटा, इन सब के इंतजार में मार्केट बैठी है, उन सब की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉन, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई कैंडलस्टिक में हमने क्या क्या कर लिया है? कैंडलस्टिक में हमने उसका कंस्ट्रक्ट कर लिया है, क्या होती है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं भाई: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, बॉडी, विक को शेडो भी कहते हैं। ये सब हमने पिछले वीडियोस में समझा है और उसके अंदर में इन चारों चीजों को अगर हम समझ लें तो ही हम आगे प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। मार्केट कहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाती है, कहाँ पे रेड कैंडल बनाती है, क्लोज प्राइस कहाँ पे होती है, ओपन प्राइस कहाँ पे होती है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या बुलिश और क्या बियरिश होता है, ये सब हमने करा अपने पिछले वीडियोस में। उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद हमने एक वीडियो में करा एलिमेंट्स ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। उसमें 2 चीजें होती हैं मेन, एक होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पैटर्न, कितनी चीजों को मिलाकर वो बना, और दूसरी चीज होती है कि वो टाइप ऑफ द पैटर्न। टाइप क्या होते हैं? टाइप 3 टाइप होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी चीजों को मिलाकर बना और क्या क्या कह सकता है या कितना इंपैक्टफुल है। और अगर बात करें टाइप की, तो टाइप भाई न्यूट्रल, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न होते हैं। न्यूट्रल पैटर्न मतलब जहां पर मार्केट अभी वेट कर रही है, इंतजार कर रही होती है। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, इसमें दोनों होते हैं, बियरिश और बुलिश। और इनमें वो जो ट्रेंड चला रहा है, अगर बियरिश ट्रेंड चला रहा है तो वो बियरिश ट्रेंड को और कंटिन्यू करेगा, ऐसा समझ में आता है। और अगर बुलिश ट्रेंड चला रहा है तो उसी को और कंटिन्यू करने वाला है। थोड़ा बहुत वेट करके जो रुक के उसने नया साइन दिया है वो ये कि अब कंटिन्यू होगा ट्रेंड, ये होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न, यहाँ पर जाकर वो चीज़ें आती हैं, वो साइंस दिखते हैं जिससे ये पता चलता है कि जो पैटर्न अभी तक चला आ रहा था या जो ट्रेंड अभी तक चला रहा था वो पलटने वाला है या खत्म होने वाला है। और ये सब हमने समझा एक और वीडियो में कैंडलस्टिक के अंदर। उसके बाद हमने उनको अच्छे से समझा, क्या एग्जांपल्स होते हैं, किस किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। उसके अंदर में हमने पियर्सिंग लाइन और मीटिंग लाइन पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करा। उसके अलावा अब हमने जो लास्ट वीडियो दिया है मैंने, उसके अंदर में हमने करा है डोजी को कैसे ट्रेड करते हैं, उनका क्या मतलब होता है, उनके अंदर क्या करना होता है, कौन से डोजी से बुल्स की कहानी दिख रही है और कौन से डोजी से बियर्स की कहानी दिख रही है, और कब हमें वेट करना है, कोई ट्रेड नहीं लेना है, और कहाँ हमें बाय का ट्रेड लेना है और कहाँ सेल का ट्रेड लेना है। ये सब हमने डिस्कस करा है पिछले वीडियो में। और उसके अंदर में स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं और कैसे प्रॉफिट को बड़ा बनाते हैं और कैसे राइड करते हैं लंबी वाले प्रॉफिट को, वो सब हमने उसमें डिस्कस करा है। जरूर देख लीजिएगा, आपके फायदे में होगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो। ये सब हमने कवर कर लिया। बाकी आप लोग जैसा सजेशन देते रहेंगे उसके साथ साथ अपन आगे चलते रहेंगे और जो आप चाहते हैं वो सब सिखाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री, स्टॉप लॉस कैसे, सब कुछ हमने, बुलिश कैंडल क्या है, बियरिश क्या है, कौन सा पैटर्न, सब कुछ ठीक है। उसके अलावा हमने बात करी थी जैपनीज कैंडलस्टिक
चार्टिंग टेक्निक्स की जो बुक है वो स्टीव निसन ने लिखी है, और मैंने कहा था अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो माफ़ी चाहूँगा यार दोस्त, उसका लिंक मैंने कहा था कि मैं निकाल के दे दूँगा आप लोगों को अमेजोन या जहाँ भी मिलता है, बट माय अपॉलॉजीज उसको नहीं लेके आ पाए। हालांकि आप लोग ढूंढ सकते हैं, अमेजोन पे मिल जाएगा, और मेरे लिंक से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना है, मतलब मेरे को कोई पैसा नहीं कमाना है यार इसमें, ठीक है। सो कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता हूँ, सो आप ढूंढ सकते हैं। बट मैं फिर भी, क्योंकि मैंने प्रॉमिस करा था, तो कोशिश करूँगा अभी नहीं तो बाद में आपको वो लिंक प्रोवाइड करवा सकूँ। बाकी चलिए आगे चलते हैं और डेटा को समझते हैं। देखिए यार, ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा बनाना क्यों मुश्किल है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा कूल्ड ऑफ हो गया है 12.55, जिसका मतलब ये होता है कि भाई मार्केट बहुत स्टेबलाइज्ड रहेगी, जिसका मतलब ये होता है कि बड़े बड़े झटके तो नहीं देने वाली है। और जब अनसर्टेनिटी नहीं है मार्केट में, और मार्केट में जब फियर नहीं होता, तो फिर भाई ऑप्शंस के अंदर में पैसा नहीं बनता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे दो चीजें काम कर सकती हैं, एक या तो आप करिए स्कैल्पिंग और छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाइए, या फिर करिए मंथली ऑप्शंस में ट्रेडिंग और उसमें बाय कीजिए इन द मनी, डीप इन द मनी। अगर आप इसको समझते हैं तो डीप इन द मनी ऑप्शंस को बाय करके ही ट्रेड करने की कोशिश करें, अदरवाइज बायर्स के लिए पैसा तो नहीं बनेगा। और सेलर्स भाई वीकली में कुछ भी बेच दे, जो भी प्राइस में ऑप्शन में स्पर्ट आएगा वो थोड़ी देर में फुस हो जाएगा, ये बताता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। हालांकि इसका मतलब बहुत कुछ होता है, फिर कभी किसी क्लास में समझाएंगे, बट इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑन मार्केट जो होता है मैंने आपको वो समझाया। तो अब बात करते हैं भाई मार्केट क्या कह रही है। तो मार्केट ये कह रही है कि भाई वो तो बहुत स्ट्रांग है और बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? फ्राइडे को तो रेड में बंद हुई है, निफ्टी 32 पॉइंट्स गिर कर 0.13% गिर कर 25,356 पे क्लोज हुआ है, वेरी क्लोज टू इट। तो क्या ये और फॉल नहीं दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएगी। बहुत आने वाले 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे, इट कैन क्रिएट गुड फियर, डरा सकती है काफी, और एक गिरावट भी आ सकती है, चांसेस आर। हाउएवर वो स्टेबल नहीं होगा, और वो ट्रेंड का रिवर्सल या चेंज नहीं है, और वो फियर क्रिएट करने के लिए होगा, और ये होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट जो बंद हुई है वो 25,356 पे बंद हुई है। मैंने बताया 32 पॉइंट का फॉल है, लेकिन बॉस बाइंग कितनी स्ट्रांग थी देख रहे हैं आप। एडवांस डिक्लाइन रेशियो सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1551 और गिरने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 904। तो कितने ज्यादा थे बढ़ने वाले शेयर, फिर मार्केट गिरी क्यों? सेंसेक्स भी हालांकि रेड में बंद हुआ है, ये दिखाया जा रहा है दोस्त, जिसके लिए इनको पता है कि कैसे मैनेज किया जाता है, जो मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। रिलायंस, HDFC, SBI बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ये TCS, ये कुछ टॉप शेयर्स हैं। सिर्फ इनसे प्राइस को मैनेज करें तो निफ्टी की वैल्यूएशन, सेंसेक्स की वैल्यूएशन हो जाती है, क्योंकि यही है टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ द निफ्टी एंड सेंसेक्स। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो HDFC, ICICI, SBI बैंक टॉप 12 में से 4 बैंक हैं, उनको अगर खेल लो तो बस जैसा चाहो वैसा दिखेगा वो। तो ये वो कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में हालांकि दिख रहा है ग्रीन, बट ये थोड़ा खतरनाक दिख रहा है। मुझे लग रहा है अगर फॉल आना है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, थोड़ी नजर रखिएगा इस पे। हालांकि बहुत बड़ा खतरा इसमें भी नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ अभी ये रेड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। शायद गैप डाउन कर दे मंडे को, और अगर मंडे को गैप डाउन हो जाता है तो ये एक शायद अच्छा हेल्दी साइन होगा। इससे फिर ये अगर ऊपर जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जहां पर है वहीं पे आके शायद क्लोज हो जाएगा अगले 2 दिन, और फॉल नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर गैप अप होता है तब ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि तब ये नीचे आएगा, और कम से कम जिस पॉइंट से हम चलेंगे वहां तक तो आएगा। उसके बाद वो वहां रुकेगा कि नहीं रुकेगा वो उस समय के डेटा में देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा, क्योंकि नीचे जाने के लिए खतरा ज्यादा होता है। सो उसके लिए अगर कुछ हुआ तो वो अगले वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो अगर आप व्हाट्सएप पे तो आ जाइए। बाकी भाई देखिए 51,938 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, 165 पॉइंट्स का गेन है। हाई भी जो है वो भी इसने 52,000 का नहीं मारा, क्यों पता नहीं, जबकि अगर 51,950 या 938 की बात करें तो काफी क्लोज टू दैट है। तो क्यों नहीं इसने मारा जब पैसा लग रहा था इसको ऊपर बंद होना था? तो ये है प्रॉब्लम। और ये अगर रेजिस्टेंस है 52,000 जो कि साइकोलॉजिकली होती है, और ये इसी को रोकने वाला है, तो ये फिर खतरनाक साइन है। तभी एक 500-400 पॉइंट का, 600 पॉइंट का फॉल दिखा सकता है आने वाले 2 दिन के अंदर। उसके लिए तैयार रहिएगा, वो हम चार्ट्स पे बात करेंगे। तो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड, और दूसरी बात, अच्छा फ्यूचर्स में भी देखिएगा, फ्यूचर्स के अंदर में ट्रिक क्या है कि फ्यूचर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं। पता है क्या? 15 अभी क्या भैया, आधा महीना हुआ है, प्रीमियम छोड़ गए फ्यूचर में से। बैंक निफ्टी का फ्यूचर कितने पे ट्रेड कर रहा है? 51,940 पे, और स्पॉट कितने पे? 938 पे। आइडियली जो है बैंक निफ्टी में 50-100 पॉइंट का तो भाई प्रीमियम रहता ही है, 50-100 पॉइंट नहीं तो 30 से 50 पॉइंट का तो मिनिमम रहता है, बट ये उड़ गया है। सिर्फ 2 पॉइंट का प्रीमियम, वो भी शायद गैप अप हो जाए, कैप डाउन हो जाए कल तो गायब हो जाए, ठीक है। तो कहानी
इज नॉट वेरी हेल्दी लुकिंग और बढ़त के लिए, अदरवाइज मार्केट इज स्ट्रॉन्ग। क्यों और स्ट्रॉन्ग? एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने आपको बताई दी। दूसरी बात बताता हूं आपको, एफआईआईज और डीआईएस देखिए बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो लगातार कई सालों से बाइंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए खतरा बने हुए थे। ये पिछले 3 हफ्ते से लगातार बाइंग कर रहे हैं और इस हफ्ते उन्होंने अपनी हाईएस्ट बाइंग कर डाली है। इस हफ्ते कितनी बाइंग करी है उन्होंने? 15,199 करोड़ से ज्यादा, यानी कि लगभग 15,200 करोड़ मान लीजिए बाइंग करी है इस हफ्ते। और लगातार मंडे टू फ्राइडे बिना नागा हर रोज करीब करीब 1,000 करोड़ से तो कम से कम ज्यादा ही बाइंग करी है। लगभग एवरेज की बात करें तो आप लगा लो 5 दिन में 15,000 करोड़ 3,000 करोड़ की बात बनती है। हालांकि थर्सडे को इन्होंने बहुत बड़ी बाइंग करी थी जो 7,695 करोड़ की थी, और इसी वजह से उस दिन, सिर्फ उस दिन डीआईएस ने थोड़ा सा माल बेच दिया था 1800 करोड़ का। अदरवाइज डीआईएस हमेशा मार्केट को बचाते हुए और खरीदते हुए ही चल रहे हैं। इन्होंने भी फ्राइडे को अच्छी खासी बाइंग करी है। फ्राइडे को तो भाई दोनों ने बाइंग करी है। जो एफआईआईएस है उन्होंने 2,364 करोड़ की, और डीआईएस ने भाई कितनी 2,532 करोड़ की बाइंग कर डाली। दोनों ने बाइंग करी। और इसका क्या मतलब है? पब्लिक से माल खींचा जा रहा है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, जब पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा होता तब मार्केट नीचे जाने वाली होती है, लेकिन यहां तो पब्लिक से माल खींचा जा रहा है भाई। सो क्या है कहानी, समझ सकते हैं आप। सेक्टर वाइज की बात करें तो देखिए सेक्टर वाइज में हमारे रियलिटी टॉप गेनर था फ्राइडे को विद 1.73%, मीडिया सेकंड टॉप गेनर विद 1.68%, और अगर थर्ड सेक्टर की बात करें तो वो था मेटल सेक्टर विद 0.86% के साथ एज अ सेक्टर की बात करें। अदरवाइज पीएसयू बैंक 1.23% बढ़ते हुए नजर आए, जो कि काफी कमजोर दिख रहे थे, लेकिन खेल यहां पर ही छुपा हुआ है, नजर रखिएगा। प्राइवेट बैंक्स में भी हालांकि तेजी है, मगर वो सिर्फ 0.48% की है। सो बी कॉशियस, यहाँ पे कुछ पक रहा है जो शायद कल निकलता हुआ नजर आए। और अक्सर ये ट्यूसडे को बड़ा खेल खेलते ही हैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी से। अभी तक तो पिछले करीब 6 हफ्ते से तो देख रहा हूँ, 5-6 हफ्ते से यही हो रहा है। सो हो सकता है इस बार ये भी होता हुआ नजर आए। सो बी वेरी कॉशियस। बाकी जो इवेंट्स हैं उनकी तो मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा भाई गिरने वाले सेक्टरों में जो टॉप लूजर्स थे वो कौन से थे? एफएमसीजी सेक्टर 0.69% गिरकर टॉप लूजर था। इसके बाद सेकंड टॉप लूजर था एनर्जी सेक्टर 0.63%, और ये दोनों भाई सबसे सेफ सेक्टर माने जाते हैं इस समय। एफएमसीजी तो वॉर हो, कोरोना हो, कोविड हो, कुछ भी हो चलेगा ही, ठीक है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, आप ब्रेड भी खाएंगे, आपको मक्खन भी चाहिए, आपको दूध भी चाहिए। सो एफएमसीजी इज नॉट अ प्रॉब्लमैटिक सेक्टर एवर। जिंदगी है तो एफएमसीजी है, हालांकि धीरे चलता है, कछुआ कहता हूं इसको मैं, बट ये है रेड मैच। एनर्जी सेक्टर आने वाले समय पे सबसे ज्यादा यही चलने वाला है, मैं कई बार इसे बता चुका हूं आपको। और ये आज रेड में है 0.63%। इसका मतलब यहां पर कहीं शायद बाइंग आती नजर आएगी मंडे ट्यूसडे में, और ये पब्लिक को डराएंगे और यहां से माल निकलवा कर अपनी जेब में डालेंगे। केयरफुल रहिएगा। बाकी इसके अलावा थर्ड टॉप लूजर जो था वो था इंफ्रा सेक्टर, जो कि 0.33% टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भाई मैंने आपको कई दिन बार बताई है गेम रिलायंस की, अभी ये फिर 3,000 के नीचे चल रहा है। 3,000 के ऊपर जाए तो भाई देख लीजिएगा मार्केट को ये खेलने वाला है, फिर 3200 का खेल अगला वाला दिखाई देगा। हाउएवर जब तक 3,000 को पार ना करे तब तक ये बहुत कमजोर है, अभी इसमें दम नहीं है, लेकिन ये नीचे गिरता वो अभी नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी, इसके अंदर में एचडीएफसी बैंक पे नजर रखिएगा, ये फ्लैटिश चल रहा है। किसी भी दिन जरूरत पड़ने पर ये 100 से 200 पॉइंट का गेम देगा। अगर आप उसमें से 50-100 पॉइंट भी खा पाए, खासतौर पे एफ एंड ओ में, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। बाकी जैसा आप ठीक समझे, रिकमेंडेशंस आर नॉट अलाउड एज पर सेबी। अदरवाइज यार इसके अंदर बहुत अच्छा गेम बन रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स पे कि चार्ट्स में गेम क्या है। तो भाई चार्ट्स में देखिए ये है गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे जो ये पैटर्न बना रहा है आखिरी 15 मिनट, ये जो कहानी बन रही है ना यार, ये अच्छी नहीं बन रही है। इसको कहते हैं इवनिंग स्टार, ये फॉर्मेशन। और 15 मिनट पे अगर कोई पैटर्न बनता है तो वो सीरियस पैटर्न माना जाता है। इससे नीचे के पैटर्न्स को मैं कंसिडर ही नहीं करता हूं। तो ये जो पैटर्न बना है भाई, ये थोड़ा सा अनहेल्दी है, जिसका मतलब ये है कि मंडे कोई गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। और 15 मिनट का चार्ट पे अगर कोई पैटर्न बनता है तो वो ही समझ में आता है कम से कम अगले 1 घंटे तक तो वो असरदार रहेगा, यानी कि ओपनिंग और उसके बाद 1 घंटा यानी कि 10:30-11 बजे तक मार्केट में गिरावट का सीन दिख सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। सो दैट्स व्हाट इट मींस। अब चलते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है मार्केट का, हमें बाय का ट्रेड लेना है या सेल का, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो बिफोर ओपनिंग ऑफ द मार्केट अगर गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है, दैट इज सिंगापुर वाला निफ्टी 25,350 के ऊपर,
तो भाई सेल के ट्रेड से बचना ही समझदारी होगी। हालांकि यहाँ पैटर्न जो दिखाया मैंने कमजोरी का दिख रहा है, बट अवॉइड सेलिंग फिर भी। 350 के नीचे अगर आ जाए तब कहानी थोड़ी कमजोर हो सकती है, और हो सकता है गैप डाउन हो, यहीं पे खुले और फिर उसके बाद ये वापस ऊपर चलने लगे। बाकी निफ्टी और बाकी जगह पे तो लेवल दिखाता ही, तो उनको देख लेते हैं। तो भाई देखिए, अब जो कहानी बन रही है वो ये कि मुझे जो दिख रहा है वो तो भाई डेली चार्ट पे दिख रहा है डोजी, ठीक है, और डोजी का मतलब होता है इनडिसाइसिव। अगर गिफ्ट निफ्टी का भी देखें तो ये तो प्रॉपर डोजी है, ठीक है। निफ्टी का देखें तो थोड़ा सा बुलिश बट है डोजी, ठीक है। और कहानी क्या है डोजी में कि अभी वेटिंग टाइम है, जो मैंने आपको शुरू में समझा ही दिया। अच्छा, उससे पहले इवेंट्स नहीं बताया ना आपको, आइए इवेंट्स देख लेते हैं। तो देखिए भाई, इन्फ्लेशन का डेटा इटली का आना है मंडे को, और उसके बाद हमारा WPI इन्फ्लेशन का डेटा आना, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, और ये काफी इंपैक्टफुल होते हैं हमारी मार्केट्स पे, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद तो ट्यूसडे को कुछ खास है नहीं, लेकिन वेडनेसडे को बहुत सारी चीजें हैं। यूनाइटेड स्टेट के काफी सारे सेंट्रल बैंक का, फेड का जो अपनी मीटिंग होनी है, उनके आउटकम्स आने हैं, ठीक है। तो फेड के जो सारी चीजें हैं वो वेडनेसडे को होने वाली हैं, और ये होगा असली ड्राइवर फॉर द मार्केट्स ग्लोबली, तब खेल होगा। सो बी वेरी केयरफुल, वेडनेसडे को अपनी पोजीशंस कैरी करना सोच समझ के कीजिएगा। इसके अलावा वेडनेसडे को ही साउथ अफ्रीका का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका का इन्फ्लेशन डेटा, यूनाइटेड किंगडम का इन्फ्लेशन डेटा, और उसके अलावा जो होने वाला है वो इन्फ्लेशन डेटा ऑफ यूरो एरिया, मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ ही है। उसके अलावा सेंट्रल बैंक पॉलिसी ऑफ ब्राजील भी है, ये भी हाई इम्पैक्टिंग और ग्लोबल मार्केट्स है। सो इन पे ध्यान रखिएगा भाई। और तब तक मुझे लग रहा है मार्केट जो है वो रिटेल को बेवकूफ बनाती रहेगी, ट्रैपिंग होती रहेगी। सो बी वेरी केयरफुल, स्पेशली ऑप्शन बायर्स। अब चलते हैं भाई, लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी का लेवल मार्केट खुलने से पहले क्या देखना है वो बता दिया। अब चलते हैं भाई कहां पे, यहां पे हमें क्या करना है। अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में भाई अभी जो है ये कमजोरी के साइन दे रहा है। अगर ये 25,390 को पार करके ऊपर जाता है तो ये बाय बन जाता है, तब आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं। अगली रेजिस्टेंस 430 की बनती है, 430 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको भी पार कर गया तब ये और एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि अगली रेजिस्टेंस 533.40 पे आती है। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाता और नीचे आता है, जो कि ये जब तक मैंने कहा 25,390 को ना पार करे तो बाई समझदारी नहीं है। तो वैसे ही सेल की अगर हम बात करें तो जब तक 25,330 को ना तोड़ दे, अभी ये 350-60 के बीच में है, 330 को ना जब तक तोड़ दे तब तक भाई ये सेल करना भी समझदारी नहीं है। 330 से 315-16 के बीच में ये झटका मारा है, आए नीचे गैप डाउन यहाँ पे हो तो यहाँ से बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि वापस ऊपर चला जाए। लेकिन अगर नहीं जाता तब ये असली सेल की कहानी कमजोरी दिखा रहा है, क्योंकि जो कुछ हुआ है ना वो इसी रेंज में हुआ है, ट्रैपिंग हुई है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो ट्रैपिंग हुई है, ये आर्ली चार्ट है, देखिए कितने घंटे यहाँ पे इसने बिता दिए हैं इसके अंदर में। तो कहानी ये है कि यहाँ पे जो हुआ है वो ट्रैपिंग हुई है, और इसके आर पार जब निकलेगी, किस तरफ भी जाती है मार्केट, तभी असली ट्रेड बनेगा, जिसके लिए मैंने लेवल्स तो आपको बता ही दिए। अब अगर नीचे जाते हैं 330 के या 316 का लेवल जो बताया, उसके बाद अगली सपोर्ट आती है 25,266, 25,266, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 25,220 से लेकर 200 का लेवल, और उसके बाद फिर अगर नीचे आते हैं तो 25,160। ये है वो जगह जहां तक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। और यहां पर आकर ये अपना 21 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए शायद थोड़ा सा रुके और उसके बाद फिर नया मूव डिसाइड करे। ऊपर वापस जाना है, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। अगर वैसे जाना है तो यहाँ तक आना नहीं चाहिए इसको, बट अगर आ जाए तो भाई ये 25,127 अगली सपोर्ट, और उसके बाद फिर 87, और उसके बाद 25,038। ये वो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पर ये आकर कहीं से भी वापस बाउंस बैक कर सकता है, और मुझे नहीं लगता कि इनको तोड़ने के मूड में अभी ये है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी भाई अभी तो बाय में दिख रहा है, तब तक जब तक 51,770 को या 750 को ना तोड़ दे तब तक ये बाय में ही है, ठीक है। अब अगर इसको तोड़ देगा तो फिर ये सेल में आ जाएगा, और ये खेल मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे को ये यहीं कहीं गैप डाउन ओपनिंग कर देगा, और फिर कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी कि यहाँ से आ जाएगी रिकवरी। अगर ऐसा होता है तो भाई बाय का ट्रेड लीजिएगा। हाउएवर अगर इसके ऊपर खुलती है तो चांसेस आर के ये यहाँ तक आ जाए,
और अगर ये यहाँ नहीं रुकता और फिर नीचे जाता है 740 तक, देख लीजिएगा 740 पे अगर नहीं रुकता तो फिर ये नीचे जा रहा है। अगली सपोर्ट जो है वो 51,590 और उसके नीचे 51,488 और उसके बाद 51,430 से 400 का एरिया। यहां तक बैंक निफ्टी के आने के चांसेस हो सकते हैं और यहां पर आकर ये फिर से डिसाइड करेगा कैसे क्या करना है और ये वापस ऊपर जा सकता है यहां से। लेकिन अगर यहां भी नहीं गया तो इससे भी इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है वो है 51,230 से 190 का। यहां पे पिछली बार ट्रैपिंग हुई थी और बायर्स यहां पे जरूर बैठे होंगे, इसके नीचे जाने नहीं देंगे आसानी से, या जाएगा तो फिर बियर्स को बहुत ताकतवर होना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे फाइट होगी। ये एरिया को जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो देखिए ऊपर में इसके पास रेजिस्टेंस अभी 930 के करीब है, 930-40 के बीच में। 51,000 को ये छोड़ दे अगर, यानी कि 52,000 को पार कर ले या 52,000 के ऊपर खड़ा हो जाए तो भाई 20-25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। इसको लगा के आप राइड करने की कोशिश करें, तभी ये समझदारी हो सकती है। उससे पहले बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। हालांकि यहाँ पर जो कहानी चल रही है ना यार, देखो यहाँ पे ये कैंडल्स जो बना रहा है ये बहुत बुलिश है। इनमें विक्स जो बन रहे हैं देख रहे हैं आप, नीचे लंबे वाले हैं। बियर्स की हर कोशिश को जो है अभी तक तो फेल किया जा रहा है, दिख तो यही रहा है, ठीक है। तो कहानी क्या है अभी ये क्लियर नहीं है। और जो इवेंट स्पेंडिंग या लाइंड अप है वो मैंने आपको बता दिए, तो उसी खेल में ये हो सकता है तब तक ये कोशिश की जाए। उसके लिए ना तो बियर्स बहुत जोरदार ताकत लगाएंगे तब तक, ना ही बुल्स को बचाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। और वो दोनों खेलते रहेंगे, उनको पता है। तो हम लोग मतलब जैसे बिल्ली के पाँव में चूहा फंसा हुआ है, ऑप्शन खरीदेंगे फिर बेचेंगे, खरीदेंगे फिर बेचेंगे और प्रीमियम जुड़ते रहेंगे, थीटा डीके होता रहेगा और उनके पैसे बनते रहेंगे। क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा सेलर होते नहीं है, ज़्यादातर हम लोगों में से रिटेल में से बायर्स ही होते हैं। सो ये खेल हो सकता है। और अगर इसके पार निकलता, लेकिन अगर ऊपर 52,000 को, तो फिर भाई अगली रेजिस्टेंस 50,070-75 को पार करने के बाद आती है अगली रेजिस्टेंस एट 52,240 से 60 का एरिया। और इसको ये शायद अचीव कर ले और यहाँ से अगर नीचे नहीं पलटता है तब असली खेल अप मूव का शुरू होगा। तब भाई बाय करके राइड करिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया आप लोगों को उस तरह से कैंडल को राइड कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो टेक्निकली 53,060 से 110 के बीच में आती है। उससे पहले कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, जिसका मतलब यह है कि करीब 700, 600, 700, 800 पॉइंट का मूव आराम से मिल सकता है। जो कि आराम से मिलेगा नहीं, ये भी बता दूं आपको, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट लाइन में तो ऊपर जाती नहीं है, दोस्त बीच बीच में झटके देगी। और उन झटकों पे आप अगर एंट्री ना करी हो तो आप करने की कोशिश कर सकते हैं, या अपने प्रॉफिट ऊपर बुक करें जैसे झटका लगे। और मेरा वाला है वो वीडियो देख लेंगे ना, तो वो कैंडल स्टिक के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, आराम से बनेगा। डू वॉच दैट, बहुत अच्छी लर्निंग है उसमें, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ फ़ायदा हो। आप लोग अगर नहीं कर पाते हैं तो भाई उन चीज़ों को सीख लीजिए जो बेसिक्स हैं, आराम से बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। ये हो गया बैंक निफ्टी। अब भाई बात कर लेते हैं फटाफट से हम मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी जो है भाई वो ट्रैपिंग जोन में ही है और ये बहुत कुछ करने के मूड में नहीं है। ये गैप अप या गैप डाउन करने के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिखा ऐसा बता रहा है, लेकिन मंडे को है इसकी एक्सपायरी, इसलिए सबसे ज़्यादा खेल भी यही होगा ये बता रहा है। तो इसका मतलब ये निकलता है नेट नेट क्रस्ट में कि ये जो क्लोजिंग करेगा ना, शायद उसमें बहुत बड़ा मूव ना दिखाई दे आपको, लेकिन पहले ये बहुत मूव दिखाएगा। जो हर तरह का खेल होगा वो यहीं पे होता नजर आएगा। हालांकि अगर इसकी भी बात करूं तो ये दिखा अपने आप को बियरिश रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसमें एक सबसे बड़ा वाला विक बना है वो ये बना है भाई। देखिए जो इसमें बड़ी वाली बढ़त आई थी, बुल्स हारे हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद, और ये कितने बजे का है आप ये भी समझ लीजिए, 2:15 बजे की कैंडल है। और उसके बाद बुल्स ने कोशिश भी नहीं करी दोबारा, ठीक है। ये है वो विक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये इन्होंने बनाया इस कैंडल में, और उसके बाद ये दोबारा अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। तो अब याद है गैप अप कर दे भाई 13,380 के ऊपर, तो फिर एक बहुत स्ट्रांग साइन हो जाता है। अदरवाइज तो ये 13,380 इज अ रेजिस्टेंस, इसको ये पार करेगा। अभी फिलहाल ऐसा नहीं होगा ये कह रहा है, लेकिन असल गेम कैसे करना उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए जहाँ पे है, अगर आप इसको बाय करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस 355-60 के आसपास आती है, अगली रेजिस्टेंस 355-60 से 65 के बीच में, ठीक है। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 381 पे, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर एक रेजिस्टेंस 13,400 पे, और अगर 400 को पार कर गया, अगर ये कुछ भी कर सकता है भाई, मिड कैप है, ठीक है, कई बार समझाया मैंने आपको। अगर कर गया तो फिर भाई इसको भी राइड कीजिए, वो जो ट्रेडिंग में सिखाया मैंने अभी लास्ट वीडियो में, हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस,
कैंडलस्टिक वाले में, उसको देखिए और उसको राइट करिए। तब इसकी रेजिस्टेंस जो है अगली वो बड़ी वाली खासी दूर है और वो 13,565 पे आती है। तो बीच बीच में बाकी झटके तो देगा ही, वहां तक पहुंच सकता है, उसको देखिएगा राइट करने की। हाँ, और नीचे की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब जो इसकी एक है वो थोड़ी दूर है, बट 13,290 95 के पास, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 13,270 से 265 का एरिया, और अगर इसको तोड़ा तो फिर ये कमजोरी के साइन है और ये नीचे की तरफ चल पड़ा। फिर 253, फिर 234, फिर उसके बाद 212, और उसके बाद फिर 195, और उसके बाद 167, और फिर इंपॉर्टेंट एरिया 13,130। यहाँ तक ही आ सकता है और फिर खेल होगा यहाँ पे वापस बाउंस बैक का बहुत चांसेस हैं। क्या करता है वो वहाँ पे प्राइस एक्शन बताएगा, इतना बहुत होना चाहिए। इसके अलावा फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। ट्यूसडे को है, ये भी पूरी ट्रैपिंग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसकी रेंज जो बनती है नो ट्रेड जोन मेरी समझ से, या स्कैल्पिंग जोन ओनली, दैट इज 23,940 नीचे में और ऊपर में 24,000। इसके बीच में अगर रहे तो भाई बच के रहिएगा। हाउएवर अगर इसको पार कर दे 24,000 को, तब इसकी अगली रेजिस्टेंस जो है वो 24,034, और अगर इसके ऊपर गया तो फिर 24,140-45, और उसके ऊपर गया तो फिर वही जो सिखाया है, स्टॉप लॉस ट्रेल करिए कैंडलस्टिक वाला वो और राइट करिए। फिर ये एक अच्छा बड़ा मूव देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगली रेजिस्टेंस जो है फिर वो 24,430 पे, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन अगर नीचे आता है तो भाई एक इंपॉर्टेंट लेवल तक इंतजार कीजिएगा, दैट इज 23,950 से 940। इसको अगर नहीं तोड़ता है तो ये सेल कहीं से कहीं तक अभी नहीं बना, लेकिन अगर इसको तोड़ देता है तो फिर अगली सपोर्ट 895, उसके बाद 837, उसके बाद 800, और उसके बाद फिर 760, और फिर उसके बाद भाई कमजोरी ज्यादा गहराती नजर आएगी अगर ये 760 से 750 के बीच में सपोर्ट नहीं लेता है तो। यहाँ पर मैक्सिमम है, और बल्कि मैं तो कहूँगा यहाँ तक भी नहीं आना चाहिए इसको आइडली, इससे ऊपर ही कहीं पे सपोर्ट लेकर वापस बाउंस कर लेना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ नहीं ली सपोर्ट तभी भाई बड़ा फॉल दिखाएगा, तभी कमजोर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला फॉल सीधा 23,650 60 के रेंज तक ले आएगा, और यहाँ पर फिर डिसाइड होगा कि क्या करना चाहता है, और उसके बाद तो फिर 23,540 और बहुत सारे लेवल्स खुल जाएंगे। अगर जरूरत हुई तो फिर शायद ट्यूसडे को अगर होना भी है तो इसको तब देखेंगे, ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स भाई, डू ट्रेड देम वेल, एंड बाकी सीखते रहिए दोस्त, सीखते रहिए। सीखना बहुत जरूरी है, बिना सीखे मार्केट में एक लंबी पारी या परमानेंट कैरियर नहीं बनाया जा सकता। बाकी लिंक्स डालने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन पे, डू यूज देम, नहीं तो प्लेलिस्ट का लिंक जरूर डाल दूंगा, वहां से आपको सारे फ्री क्लासेस वाले लिंक मिल जाएंगे, जो सा भी चीज को सीखना चाहें वो आप वहां सीख सकते हैं। With this, conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.